हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में कि सीड कैसे जर्मिनेट करता है और कितने टाइप का सीड जर्मिनेशन आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सीड को सॉ करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं किसी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की, जो ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो क्या क्या इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में, एक्सटर्नल कंडीशंस के बारे में या इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आपको क्या चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है सीड के प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए। वो क्या होते हैं, सबसे पहले वाटर या मॉइस्चर, सेकेंड आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, टेम्परेचर की, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की। नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और इसके अलावा लाइट की, प्रॉपर लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट वैसे बाद में पड़ती है, लेकिन सीड जर्मिनेशन के लिए आपको 3 एक्सटर्नल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बात करें तो आपको पता है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन लिटिल अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी एम्ब्रियो की सेल्स तक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उसको जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आपको पता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा उसे रिक्वायरमेंट होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए। इसीलिए अलग अलग टाइप के सीड को अलग अलग टाइम पीरियड पे स्टॉ किया जाता है। जैसे गेहूं को किया जाता है सर्दियों में, है ना, मेज को किया जाता है गर्मियों में। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सीड को जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल कंडीशन की। अगर आप बात करें इंटरनल कंडीशंस की, तो इंटरनल कंडीशंस में आपको देखना है इंटरनल कंडीशन में कि सीड की वायबिलिटी हो, मतलब सीड जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कैसा हो, वायबिलिटी ऑफ सीड। आपको क्या देखना होता है, वायबिलिटी ऑफ सीड की, जो आपका सीड है वो वायबल हो। ऐसा ना हो कि वो पहले से ही डेड है और आप उसे सो कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जर्मिनेशन हो जाए, तो नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या चेक करना होता है, सीड वायबिलिटी की, सीड आपका वायबल है भी या नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर होता है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आपका जो भी आप सीड को आप जर्मिनेट करवाना चाह रहे हैं उसका एम्ब्रियो डेवलप्ड है या नहीं है, उसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या नहीं है। अगर उसका एम्ब्रियो इमैच्योर है तो अगर आप सारी एक्सटर्नल कंडीशंस भी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी ऑप्टिमम कंडीशंस भी अगर फेवरेबल कंडीशंस उस सीड को मिल रही हैं, लेकिन अगर उसका एम्ब्रियो इमैच्योर है तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो सीड को जर्मिनेशन में और आगे फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग करने में हेल्प करते हैं, जिसमें आता है आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी देते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी देते हैं, जिसे आप वर्नलाइजेशन कहते हैं, जो आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा होगा वर्नलाइजेशन। तो कुछ सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप हार्मोन से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी देते हैं जो कि आगे उसको फ्लावरिंग करवाने में हेल्प करता है, तो ये भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं सीड में। तो हम बात करते हैं चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस और इवेंट्स
ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे जब सीड को आप सॉ करते हैं तो उस टाइम पे ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरनल कंडीशंस सही होने के बाद जो आपका सीड है उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कहां से स्टार्ट होता है आपका सीड जर्मिनेशन? स्टार्ट होता है किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन होता है सीड के ऊपर सीड कोट होता है। सीड कोट के सरफेस पे जब वाटर आता है तो सीड कोट क्या करता है? उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब सीड कोट एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो उससे क्या होता है? सीड कोट पे प्रेशर जनरेट होता है। जिस प्रेशर की वजह से क्या होता है? जिस प्रेशर की वजह से जो सीड कोट होता है, सीड कोट रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? सीड कोट रप्चर हो जाता है। ठीक है, जब सीड कोट रप्चर हो जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होने लगता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन उसकी एम्ब्रियो की इंटरनल सेल्स में होने लगता है। तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सेल्स ऑफ एम्ब्रियो की सेल्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन एम्ब्रियो की सेल्स में होने लगता है तो वो कैसी हो जाता है? वो सेल्स कैसी हो जाती है? आपकी हाइड्रेटेड हो जाती है। और जब सेल्स हाइड्रेटेड हो जाती है तो तब वहां पे क्या चेंजेस होते हैं? तब वहां पे दो चेंजेस होते हैं। एक क्या होता है? जैसे ही जो एम्ब्रियो की सेल्स है वो आपकी हाइड्रेटेड होती है तो वो उसमें ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे क्या होने लगता है? वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से क्या होता है? जो भी उसके अंदर रिजर्व फूड होता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस हम अभी बताएंगे कैसे होगी उसकी हाइड्रोलिसिस। जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी वो सिंपल सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उसका क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है। और उससे एनर्जी जो मिलती है उससे आपके क्या जनरेट होते हैं? रेडिकल और आपके प्लूम्यूल बनते हैं। जिससे कि प्लूम्यूल अगर बन जाते हैं तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है उनमें छोटी लीव्स में और आपका आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब तक प्लूम्यूल और रेडिकल नहीं जनरेट होते हैं तब तक इस एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसी से सारी प्रोसेस चल रही होती है सीड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इवेंट जो होती है, आपको पता है कि जो आपके हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? सीड की जर्मिनेशन में, जिसमें आप जानते हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होने लगता है? जैसे ही आपका सीड हाइड्रेटेड होता है तो एक तो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, दूसरा जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। तो जब जिब्रेलिक एसिड का स्टिमुलेशन होने लगता है, जिब्रेलिक एसिड का जब स्टिमुलेशन होने लगता है तो जिब्रेलिक एसिड के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है और वो क्या काम करता है? वो स्टिमुलेट करता है किसकी? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की सिंथेसिस को। जिब्रेलिक एसिड का स्टिमुलेशन किसकी वजह से होता है? हाइड्रेशन की वजह से। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है क्या? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की सिंथेसिस को। क्या करता है? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब जब हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स मतलब जैसे आपके कौन से एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम? जैसे आपके प्रोटीएजेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस और आपके लाइपेजेस। डिपेंड करता है कि आपका सीड किस टाइप का है। मान लो आपका कोई ग्रेन है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके अमाइलेज वहां पे प्रोड्यूस होगा और अमाइलेज स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी जनरेट होगी। मान लो आप किसी
करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, आपका फैट होगा। तो फैट को डाइजेशन करने के लिए लाइपेज होगा, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करके उसको एसिटाइल एंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा और वो क्रेब्स साइकिल में जाके एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट करेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सीड है वो किस टाइप का है, और उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सिंथेसिस होती है, और वो हाइड्रोलाइज करके फूड को आगे क्या होता है, ये जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। मैं रफ कर देती हूँ, क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये लिख देती हूँ। क्या होता है, जो आपका जो भी फूड होता है, मतलब स्टार्च है चाहे जो भी है, वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो डाइजेस्टेड फूड सप्लाई हो जाता है किसको, सप्लाइड टू एम्ब्रियो। किसको सप्लाई हो जाता है, एम्ब्रियो को सप्लाई हो जाता है, और एम्ब्रियो को जब सप्लाई होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई हो जाता है, और ये जब उसे डाइजेस्टेड फूड मिलने लगता है तो जो आपका एम्ब्रियो होता है वो आपका प्रॉपर डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमर्जेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एमर्जेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एमर्जेंस का मतलब क्या है, अपीयरेंस ऑफ रेडिकल, अपीयरेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल्स का अपीयरेंस होने लगता है, और उसके बाद आपके क्या बनने लगते हैं, हाइपोकोटाइल, फिर इपिकोटाइल, और उससे प्लूम्यूल निकलने लगते हैं, और आपका सीड का क्या हो जाता है, प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे आप जर्मिनेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। तो मेनली जो आपको देखने मिलता है सीड्स के बेसिस पे, वो 2 टाइप्स का सीड जर्मिनेशन देखने मिलता है। एक होता है आपका इपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरा होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगर आप बात करें किसकी, इपीजियल जर्मिनेशन की, तो इपीजियल जर्मिनेशन में जो जर्मिनेशन होता है वो किन में होता है, आपके डाइकोट प्लांट्स में। किसमें देखने मिलता है, आपके डाइकोट सीड्स में। और जो आपका हाइपोजियल होता है वो किसमें देखने मिलता है, आपको मोनोकोट सीड्स में। मोनोकोट सीड्स में जो आपका इपीजियल जर्मिनेशन होता है, इस इपीजियल जर्मिनेशन में जो फास्टर ग्रोथ होती है, वो फास्टर ग्रोथ होती है किसकी, फास्टर ग्रोथ होती है यहाँ पे, फास्टर ग्रोथ होती है यहाँ पे किसकी, आपके हाइपोकोटाइल की। किसकी, हाइपोकोटाइल की, ठीक है। और यहाँ पे जो फास्टर ग्रोथ होती है वो किसकी होती है, आपकी इपिकोटाइल की। किसकी होती है, इपिकोटाइल की, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्या होते हैं हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, इपीजियल जर्मिनेशन की हम बात करते हैं। तो इपीजियल जर्मिनेशन में मान लो ये क्या है आपकी, ये आपकी सॉइल है, ठीक है। सॉइल में आपने क्या किया, जो आपके डाइकोट सीड्स होते हैं, डाइकोट सीड्स को जो डिस्पर्स किया जाता है, तो उनको 3-4 सेंटीमीटर नीचे दबाया जाता है। जो सॉ किया जाता है वो सॉइल से 3-4 सेंटीमीटर नीचे ही सॉ किया जाता है। उसका रीजन है क्योंकि जो आपके डाइकोट सीड होते हैं उसमें जो कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और अगर वो सॉइल के ऊपर रह जाता है तो जितने भी आपके इंसेक्ट्स और आपकी बर्ड्स होती हैं वो उनको खा लेती हैं, जिससे कि उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में जो आपके डाइकोट सीड्स होते हैं उनको जो सॉ किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, आपके ज्यादातर केसेस में कहाँ किया जाता है, आपके 3-4 सेंटीमीटर सॉइल से नीचे उनको सो किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सीड सो कर दिया, इससे निकलने लगे क्या, आपका इमरजेंस निकलने लगे। क्या निकलने लगे, इमरजेंस, यानी कि क्या दिखने लगा आपको, रेडिकल दिखने लगे, ठीक है। रेडिकल का अपीयरेंस हुआ, रेडिकल और कॉटिलिडन्स के, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ना, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे ये रेडिकल और कॉटिलिडन्स के बीच में जो ये पोर्शन होता है, इसको आप बोलते हैं क्या, हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोकोटाइल। तो जैसे कि मैंने बताया, इपीजियल जर्मिनेशन में इस हाइपोकोटाइल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो क्या होता है, इस हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होने लगती है बहुत फास्ट, है ना। ये हाइपोकोटाइल की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई, ये क्या है, रेडिकल वाला पोर्शन है ना, और ये क्या है, आपका हाइपोकोटाइल है। इस हाइपोकोटाइल की फास्ट ग्रोथ होने की वजह से ये इस कॉटिलिडन को कहां पुश कर देता है, इस कॉटिलिडन को ऊपर की तरफ पुश करता है, क्योंकि ये यहाँ है। जैसे ही इसकी फास्ट ग्रोथ होती है, इस कॉटिलिडन को
हाइपोकोटाइल, और इससे क्या निकलने लगती है, नीचे रेडिकल से रूट्स जनरेट होने लगती है, ठीक है। और ऊपर क्या होने लगता है, ये जो कॉटिलिडन्स है, कॉटिलिडन, इनको कॉटिलिडनरी लीव कहते हैं, और इसके बीच से क्या निकलने लगते हैं, आपके प्लूम्यूल का जनरेशन होने लगता है, ठीक है। प्लूम्यूल में क्या होते हैं आपकी, ये होती है फर्स्ट लीफ, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्रोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जनरेशन हो जाता है। जब तक ये प्लूम्यूल आपकी लीफ में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कॉटिलिडन्स के अंदर होता है, और यहां से वो अपना एनर्जी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसको ग्रोथ करने के लिए, हाइपोकोटाइल को या फिर प्लूम्यूल को ग्रोथ करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से फुलफिल होती है, कॉटिलिडन्स से फुलफिल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्लूम्यूल है, जो कि आगे क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा और आपकी लीव्स बनेंगी, और ये क्या है आपकी हाइपोकोटाइल, जो क्या बनाएगी, नीचे जाके रूट्स बनाएगी, और जब ये प्लूम्यूल और इससे आपकी लीव्स निकलने लगती हैं तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है, और उसके बाद आपको इस रिजर्व फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसकी जरूरत कॉटिलिडनरी लीव से जब तक पड़ती है जब तक कि आपकी लीव्स नहीं बन जाती है। तो इसको आप इपीजियल जर्मिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीड कहाँ आ जाता है, आपका अबव द ग्राउंड आ जाता है। किसकी वजह से आ जाता है, इस हाइपोकोटाइल की फास्टर ग्रोथ करने की वजह से जो सीड है वो अबव द ग्राउंड आ जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं आप, इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपोजियल जर्मिनेशन की। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में देखने मिलता है आपको, मोनोकोट सीड्स में देखने मिलता है। और अगर आप हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो सीड को आप सॉ करते हैं, ठीक है। ये आपने सीड को सॉ कर दिया, मान लो ये क्या है आपका सीड है ना, एम्ब्रियो है ये इसका। अगर आप एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो कुछ इस टाइप से होता है, एम्ब्रियो कुछ इस टाइप से होता है। ये क्या होते हैं, ये होता है कॉलियोप्टाइल, जो आगे जाके क्या बनाता है, इपिकोटाइल, और वो फिर क्या बनाता है आपका प्लूम्यूल निकलते हैं और उससे लीव्स बनती हैं। तो ये क्या है आपका, ये इसको बोलते हैं आप कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल, और इसको बोलते हैं कॉलियोप्राइजा, जो आगे जाके क्या बनाता है आपके, आगे जाके जो आपकी रूट्स को बनाता है। ये क्या है, कॉलियोप्राइजा है, ये कॉलियोराइजा है, ये क्या है, कॉलियोप्टाइल है, और ये क्या है आपकी, ये होगी हाइपोकोटाइल। ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी हाइपोकोटाइल, और ये होती है आपकी इपिकोटाइल, ठीक है। अब क्या होता है आगे, अब इसमें क्या होता है, इसमें इपिकोटाइल का जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है किसके कंपैरिजन में, हाइपोकोटाइल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे दोनों की ग्रोथ होती है वैसे तो, लेकिन फास्ट ग्रोथ किसकी होती है, इपिकोटाइल की। तो ये जो आपका सीड है ये यहाँ है, ये इसका एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ना, इससे इधर जाएगा तो क्या निकलते हैं आपके, ये आपकी इपिकोटाइल है, ये वाला रीजन इपिकोटाइल है, और ये वाला रीजन क्या होता है आपका हाइपोकोटाइल है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कॉलियोराइजा होता है, जो कॉलियोराइजा ये आपका बाद में डी जनरेट हो जाता है, ये हाइपोकोटाइल और कॉलियोराइजा बाद में डी जनरेट हो जाता है ना, लेकिन फिलहाल ये क्या है, कॉलियोराइजा है। और ये यहाँ पे क्या होता है आपका, जो कॉलियोप्टाइल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लूम्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, एपिकोटाइल निकल जाती है, एपिकोटाइल में से प्लूम्यूल निकलना शुरू होता है, और इसको आप इसीलिए क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन आप इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सीड है, सीड अबव द ग्राउंड नहीं आता, बल्कि जो आपको फर्स्ट पोर्शन दिखता है वो कौन दिखता है, प्लूम्यूल दिखता है, और जो सीड होता है वो बिलो द ग्राउंड रहता है। इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल और ये कॉलियोराइजा वाला पोर्शन होता है ये डीजनरेट हो जाता है, और उसकी जगह कौन ले लेती है, फाइब्रस रूट ले लेती है। तो इसको आप इपीजियल जर्मिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपको फर्स्ट पोर्शन दिखता है वो क्या दिखता है आपका, वो आपके प्लूम्यूल दिखते हैं जो आगे शूट और लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपका इपीजियल होता है उसमें आपके हाइपोकोटाइल की फास्टर ग्रोथ होने की वजह से जो आपकी कॉटिलिडनरी लीव्स दिखती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, वो आपकी अबव द ग्राउंड पुश होने की वजह से, मतलब जो सीड होता है वो अबव द ग्राउंड आ जाता है, किसकी वजह से, हाइपोकोटाइल की फास्टर ग्रोथ की वजह से। तो क्योंकि इसमें सीड अबव द ग्राउंड आ जाता है इसलिए आप इसको
अगावे है, मैनग्रूव्स है, इनमें क्या होता है, इनमें जो जर्मिनेशन है वो फ्रूट में ट्री पे लगे लगे ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो वेविपेरी होती है, वेविपेरी आप किसे कहते हैं, जब फ्रूट ट्री के ऊपर होता है, ट्री से लगा हुआ होता है और उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो आप उसको क्या कहते हैं, वेविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने किसके बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी जर्मिनेशन के लिए, इसके बारे में कंप्लीट हुआ आपका सीड जर्मिनेशन।